सो वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और 3 लेक्चर जब कंप्लीट हो चुका है और चूँकि बहुत दिन हो गया है और बीच में कुछ इश्यूज़ आ गए थे, जैसे एग्ज़ाम हुआ, जेई का एग्ज़ाम हुआ या और भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आप बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। लाइक भी कर सकते हैं, अगर कमेंट में कोई भी आपका सुझाव हो वो सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने जस्ट यहाँ पे वेक्टर का 6 लेक्चर कंप्लीट किया है, 1-2 और लेक्चर होगा, उससे वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स में हम शुरुआत करेंगे काइनेमेटिक्स, है ना। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं आज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस लॉ की बात करूँ तो पीछे भी हमने बहुत सारे लॉ पढ़े हैं। पूरे को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ लॉज होते हैं जिसमें जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉ, ये जितने भी लॉज हैं हमने पढ़ लिया है। भले ही इनका सीक्वेंस अलग अलग रहा है, ठीक है। सीक्वेंस अलग हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, जब जब जिसकी जरूरत पड़ी हमने पढ़ा। अब जो है आज ये है अंतिम लॉ है, ठीक है। तो इसके पढ़ने के बाद आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 या 3 पेज में इसको जितने भी लॉज आप पढ़े हैं पुराने वाले उन सबको लिखिए, साथ में इसको भी लिखिए। एग्जाम्पल से तो एग्जाम्पल्स को लिखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दिलाऊं तो याद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, याद आ रहा है। हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो 2 एलिमेंट जो है ना कंबाइन करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, N2O4 हो गया, N2O हो गया। तो इनके जो मास का रेशियो आता है ना वो सिंपल मल्टीपल में आता है, समझ में आया ना, सिंपल रेशियो में आता है। तो ये हमने देखा था। तो इसमें 2 एलिमेंट की बात होती है जो आपस में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आज जो है एक तीसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस होने वाला है। हाँ, मान लेते हैं पहले से हमारे पास एक एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट B है, और इसमें इंट्रोड्यूस क्या हो गया, C, फिक्स मास ऑफ C, है ना। A जो है x ग्राम मान लिया, x ग्राम है, ठीक है। B जो है y ग्राम मान लिया, y ग्राम। A क्या है, x ग्राम है और B y ग्राम है, ठीक है, दिया हुआ है। ये दोनों C के साथ मिलकर डिफरेंटली, है ना, A एंड C जब मिलेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, AC बन जाएगा। B एंड C मिलेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, BC बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो है Z ग्राम है, तो A एंड B 2 एलिमेंट्स कंबाइंड विथ सम अदर एलिमेंट C फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड। तो देखो AC एंड BC हो गया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं A एंड C जब कंबाइन हुआ होगा तो इनके मास का रेशियो X रेशियो Z, B एंड C जब कंबाइन हुआ होगा तो BC का मास का रेशियो Y रेशियो Z। समझ में आया ना। तो 2 अलग अलग कंपाउंड बने, एक AC बना, दूसरा BC बना, जिसमें एक कॉमन है, क्या है, C है। समझ में आया, यस। ये और ये दोनों कंपाउंड्स फॉर्म किए। तो क्या मैं बोल सकता हूं AC जो फॉर्म हुआ है, जो BC फॉर्म हुआ है, उसमें A और B का जो रेशियो है वो क्या है, वो रेशियो है X रेशियो Y। कोई दिक्कत है, अभी AB फॉर्म नहीं हुआ है, समझे ना। हाँ, अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, कैसा कंडीशन, ये सारे कंडीशन मतलब क्या, कि 2 एलिमेंट हो और वो किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जो कि जिसका मास फिक्स है उससे कंबाइन करके 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करे, तो फिक्स मास है। इसका मतलब यही हुआ ना कि A और B चेंज हो सकता है, यस। तो जब A एंड B फॉर्म होगा तो कुछ भी बन सकता है, A2B, है ना, ऐसे से बनता है। एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर, आपको तो पता है ना, H2S फॉर्म करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O फॉर्म करता है,
है ना। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे तो SO2 भी फॉर्म हो सकता है, SO3 भी फॉर्म हो सकता है। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब A एंड B C के फिक्स मास से डिफरेंटली कंबाइंड होंगे तो कुछ तो मास का रेशियो होगा ना। तो वो मास मैंने ले लिया X एंड Y ग्राम। हाँ, तो जब A एंड B बनेंगे, देखो SO2 SO3, तो उनका जो रेशियो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे M/N आ गया। जरूरी थोड़े ना कि X/Y ही आए, है ना। देखो SO2 भी बन सकता है, SO3 भी बन सकता है। तो मान लो कि एक रेशियो आएगा M/N। ये जो होगा इसका मल्टीपल या सब मल्टीपल होगा। क्या कहने का मतलब है, एक काम करते हैं, M/N नहीं लेते हैं, स्मॉल रेशियो A एंड B लेते हैं। तो जब A एंड B कंबाइन होगा तो वो हमेशा मतलब X/Y जो होगा ना, ये सम इंटीजर N टाइम्स N इंटीजर है A/B होगा। और ऐसे भी बोल सकते हो A/B जो होगा N टाइम्स X/Y होगा, है ना। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। एग्जाम्पल लूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अभी कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। ऑक्सीजन एलिमेंट A है यहाँ वाला, इसने कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना, H2O बना कि नहीं, है कि नहीं। सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बना, H2S बना कि नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ये थर्ड एलिमेंट है C, और सल्फर क्या है, B एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है किस में, वाटर में, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है। देखो यहाँ देखो, अगर वही मास फिक्स रखा, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो देखो ना, 2 फिक्स है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशियो हुआ, ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशियो हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं 16:32, दैट इज 1:2 हुआ। यस, तो यहां तक क्वेश्चन का कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ जिसमें कि C जो है 2 ग्राम दोनों में फिक्स है और ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन हुआ है, तो ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं ना कि भाई 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं, ये चेंज हो सकता है ना, H2O2 भी हो सकता है, हम उसकी भी एग्जांपल लेंगे। बस ये समझो कि हमें दोनों में हाइड्रोजन को फिक्स रखना है। तो जब यहाँ 2 ग्राम रखा तो ऑब्वियसली बात, वाटर जब फॉर्म हुआ है तो 16 ग्राम वाटर है, सॉरी ऑक्सीजन है। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन रखा तो यहाँ पे H2S फॉर्म हुआ है, तो अगर ये 2 ग्राम है तो ये 32 ग्राम होगा। हम ये सीख चुके हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि H2O और H2S का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 1:2 है ना। ये क्वेश्चन का कंडीशन है। तो अगर ऐसा हुआ तो जब O एंड S कंबाइन होगा, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हुआ तो व्हेन ऑक्सीजन एंड सल्फर, जो कि अलग अलग मास हो सकते हैं, फिक्स मास कौन है, हाइड्रोजन, अलग अलग कौन हो सकता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, है ना। तो जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो हमने देखा कि ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 1:2 है। अगर ऐसा हुआ तो जब भी ऑक्सीजन और सल्फर कंबाइन होंगे, तो जैसे SO2 फॉर्म हुआ, कंबाइन होंगे तो चेंज हो सकता है ना, SO3 भी बन सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो SO2 जो होगा वो 1:2 का मल्टीपल होगा या सब मल्टीपल होगा। SO3 जो होगा 1:2 का मल्टीपल होगा या सब मल्टीपल होगा। समझ में आया ना। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या होता है भाई। अरे बहुत सिंपल है, देखो अगर 8 जो है ना, तो 8 का मल्टीपल क्या है, 16 है, 32 है ना, 8 का मल्टीपल हो गया। सब मल्टीपल क्या है, 4 है, 2 है कि नहीं। इसीलिए ये समझाया हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो,
है ना। कभी तुम्हें लगेगा सर 1/2 आ रहा है, आपने तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मैंने कहीं पढ़ा है, अरे भाई नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला या तो x/y n टाइम्स a/b हो, नहीं तो a/b सम n टाइम्स मतलब इंटीजर में x/y हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो SO2 का रेशियो निकालो, किसका, ऑक्सीजन और सल्फर का। क्या मैं बोल सकता हूँ 32, इसमें 32 ग्राम है, अगर ये 32 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 32 ग्राम हो जाएगा, मतलब 1:1 आया। क्या 1:1 1:2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, देखो ऑक्सीजन अपन सल्फर इक्वल टू 1/2 है ना, इधर वहां पे ऑक्सीजन अपन सल्फर क्या है 1/1, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दुगुना है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसका, सिंपल है। नाउ SO3 का देखो, SO3 इधर लेते हैं, SO3 जो है इसमें ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो बताओ, 32:48, क्या आ गया, ये 32 हो गया और ये 48 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 2:3 आ जाएगा, SO3 2:3 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 1:2 है एक, और दूसरा क्या है, नहीं ऑक्सीजन और सल्फर का, सॉरी ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन और सल्फर का ही तो कंपेयर करना है ना, हाँ सल्फर और ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन और सल्फर का आया है 1:2, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन और सल्फर का क्या हो जाएगा 2:3। तो देखो जो वहां पे आया 2/3 आया, सल्फर सॉरी 3:2 सॉरी फॉर द मिस्टेक 3:2, ये 48 रेशियो 32 ऑक्सीजन और सल्फर का निकाल दें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3/2 क्या ये मल्टीपल है कि नहीं, किसका 1/2 का, देखो 1:2 का 3 टाइम्स है, बस यही है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत बड़े स्टेटमेंट है, इससे कंफ्यूज मत होना है। अब जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार मतलब छोटे लैंग्वेज में समझ लेते हैं। छोटे लैंग्वेज में क्या बोलता है कि अगर एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपाउंड फॉर्म करेगा, एक AB बनेगा, दूसरा BC बनेगा। तो AB एंड BC में C का मास फिक्स है, तो जब C का मास फिक्स है तो A एंड B का मास तुम वेरी करा सकते हो, अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर अलग अलग कंपाउंड्स तुमने फॉर्म किया तो उस समय इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना वो अलग अलग आएगा, लेकिन जो भी आएगा शुरुआत में जो प्रेजेंट रेशियो है ना ऑक्सीजन और सल्फर का C के साथ जो भी कंबाइन हुआ है, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है या सब मल्टीपल होता है। समझ में आ गया। चलो अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, तब आपको लगेगा अरे यार ये तो आसान है। देखो, इफ टू एलिमेंट्स A एंड B combine differently with a fixed element C, two element A and B combine with fixed mass of element C, ठीक है, fixed element C and form two compounds। देखो एक तो AC बनेगा, दूसरा BC बनेगा। Then the ratio of A and B in this compound, तो अगर ऐसा हुआ तो जो भी रेशियो आया होगा ना A एंड B का जो कि C से कंबाइंड हुआ है, is either same or simple multiple or sub multiple of the ratio when they are combined to each other। तो जब ये दोनों कंबाइन होकर कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे, अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट अगर मान लो बना लिए, तो उस केस में वो जो भी एलिमेंट्स बनाएंगे उसमें मतलब A और B का जो रेशियो आएगा वो अभी के रेशियो का मल्टीपल होगा या सब मल्टीपल होगा। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। तो एक और एग्जांपल लेंगे तब जाकर और क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मिटाता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, ओके, इसको मिटाता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये जो है ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, पहले हम क्या कर रहे थे कि भाई हाइड्रोजन के मास को फिक्स किया, ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, ये दोनों मास चेंज हो रहे थे। लेकिन आप सोचेंगे क्या
हम ऐसे ही करेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट का मास फिक्स नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इस बार मैंने सल्फर को फिक्स किया, ठीक है। थर्ड एलिमेंट जो है वो सल्फर लिया और ये ए मान लिया जो कि हाइड्रोजन है और ये बी मान लिया जो कि ऑक्सीजन है। तो इस बार हाइड्रोजन जो है सल्फर से मिल रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है, तो क्या बनाएगा? H2S बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन सल्फर से मिल रहा है और कंपाउंड बना रहा है, तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। SO3 भी बना सकता है, समझे क्या? तो SO2 बनाकर मैं आंसर ला रहा हूँ, फिर आप SO3 करके आप लाना, ठीक है, आपके ऊपर है, आएगा आंसर, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये थर्ड एलिमेंट है, ये A है और ये B है और ये क्या है? C है। तो जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन होगा, मान लेते हैं, अब चूंकि सल्फर का मास फिक्स है ना, थर्ड एलिमेंट है ना, तो इसका मास क्या है? फिक्स है। तो इजी करने के लिए हम इसका मान लेते हैं 32 ग्राम मास किसका है? मास ऑफ सल्फर, इसका 32 ग्राम है। कुछ भी ग्राम मान सकते थे, 10 ग्राम भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 32 ग्राम से थोड़ा सा फीलिंग आता है कि भाई अगर ये 32 ग्राम है तो ये 2 ग्राम है, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है हाइड्रोजन। तो उसी तरह अगर ये 32 ग्राम मैंने फिक्स कर दिया सल्फर का, तो उस केस में मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम आ गया, है ना। जब H2S रिएक्ट करेगा, तो जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सल्फर 32 ग्राम है यानी 1 मोल है, तो उसको केस में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये कितना है? 32 कितना है? 32 ग्राम है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये क्या आ रहा है मास के टर्म में? 2:32 या 1:16, या हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन जो आ रहा है 1/16 आ रहा है। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे? तो H2O बना सकते हैं, H2O2 बना सकते हैं, है ना, इनका वेरी करा सकते हैं, इनका नहीं कराएंगे, है ना। तो ये H2O भी फॉर्म कर सकता है या H2O2 फॉर्म कर सकता है। चलो H2O की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 ग्राम है, विच इम्प्लाई ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल है हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम है, ठीक है। तो रेशियो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया? 2 ग्राम इसका और 16 ग्राम इसका, ठीक है। 1:16, दैट इज 1:8 आ गया। देखो 1:8, मतलब H2O में अगर मैं H2O की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है, ठीक है। तो देखो ना, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1/8 आ जाएगा? वेरी गुड, हो गया ना प्रूफ। चलिए अब H2O2 की बात कर लेते हैं। H2O2 की अगर मैं बात करूं तो 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसके साथ ऑक्सीजन कितना है? 16 दूना 32 ग्राम है, ठीक है। तो जब ये 32 ग्राम है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई 2:, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने में मिले? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन कितना हो गया? 2/32, 1/16, सेम रेशियो आ गया है ना। तो यही तो बातें हुई थी ना कि या तो सेम रेशियो आ जाएगा और नहीं तो सब मल्टीपल या मल्टीपल होगा, है ना। इसका देखो ये क्या है? इसका जो है ये सब मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको है ना 1-2 एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई करो, समझे कि नहीं, खुद से भी ट्राई करो और देखो, वेरीफाई करो, यही होता है तरीका पढ़ने का। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला।
देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे CO2 हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे CO2 हो गया, तो CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, CO2 हो गया। बात समझ में आई। चलो उसके बाद में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है आपने, H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, H2SO4 हो गया। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ C6H6 है ना, इसको बेंजीन बोलते हैं, है ना, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या हो गया, C6H6। क्या मैं इसको ऐसे 6 टाइम्स ऑफ कार्बन एंड CH ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। मतलब सबसे सिंपलेस्ट मैंने क्या लिखा, CH इंटू N, और N क्या है, 6 है। तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन 6 टाइम्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, दैट इज CH। समझ में आया, गुड। अब देखना जरा ध्यान से, जैसे C2H4 है, C2H4 है, तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर तुम बोलो तो अगर ये किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, मीथेन, इथेन, ये इथीन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये तो अगर तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करो, मतलब कार्बन को क्या रखूँ और हाइड्रोजन को क्या रखूँ, उस नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या मैं CH2 बोल सकता हूँ। हाँ, तो CH2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो C2H4 आ जाएगा। तो ये इसका इंपेरिकल फार्मूला, ये डेसिमल में थोड़े ना आएगा। इंपेरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको लिख देना होता है। इसलिए बेंजीन में जब C6H6 है तो उसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH हो जाएगा। उस CH में ही तो 6 से मल्टीप्लाई करके C6H6 आया है कि नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ CH2, इसी में तो 2 से मल्टीप्लाई कर C2H4 आया है। वेरी गुड। अब आज सोचेंगे कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला क्या है। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और इंपेरिकल फार्मूला भी वही है। उसी तरह H2SO4 में देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है सल्फ्यूरिक एसिड, और इंपेरिकल फार्मूला भी वही है। अरे इसको कहाँ से कुछ कर सकते हैं, सल्फर एक है, अब उसको और कम करेंगे क्या, डेसिमल में लाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे और एम्पेरिकल फार्मूला में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स लिख लेना है आपको। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे वाटर है H2O, H2O2। देखो अगर मैं वाटर की बात करूँ, ये क्या है, वाटर, दिस इज वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इससे भी सिंपल कर सकते हो क्या वाटर को, नहीं कर सकते, यही है इंपेरिकल फार्मूला। समझ में आया, वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम आते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे H2O2 की बात करते हैं। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। जैसे कुछ लोग के कान में ऐसे मैल आ जाता है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं ताकि वहाँ से आ जाए, या कहीं पे घाव वगैरह रहता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो मिलता है, 10 या 20 रुपये में मिलता है, लेकिन डॉक्टर के राय से ही वो यूज करना, ठीक है। चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या इसको सिंपल कर सकते हैं, आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल सर कर सकते हैं। इसको OH को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब कि OH बोलो या HO बोलो, HO बोलो, ठीक है। तो HO जो है क्या है, ये जो है, ध्यान से सुनो, ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और ये क्या है, ये क्या है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। समझ में आया। चलो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या यूज है, इसके एडवांटेज क्या है,
इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले लिख लो, उसके बाद में हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से एक इसका सबसे पहले ड्रॉबैक देख लेते हैं कि भाई अगर मान लो मेरे पास कोई C2 जैसे यहाँ पे CH2 कंपाउंड है, सॉरी CH2 किसी का इम्पेरिकल फार्मूला, किसी ने बोला कि देखो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका इम्पेरिकल फार्मूला जो CH2 है, तो उस कंपाउंड को बताओ। तुम नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि वो कंपाउंड जो है C2H4 भी हो सकता है, वो कंपाउंड जो है C3H6 भी हो सकता है। 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, N से मल्टीप्लाई किया, समझ गए ना। मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला नोन है तुम्हारे पास तो इंपेरिकल फार्मूला बता सकते हो, सिंपली बता सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास इंपेरिकल फार्मूला दे दिया गया और किसी कंपाउंड की चर्चा नहीं की गई, तो उस इंपेरिकल फार्मूला के बदौलत तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता सकते। समझ रहे हो ना, गेस कर सकते हो लेकिन बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन चेक कर सकते हो कि भाई इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इसी में समथिंग n मल्टीप्लाई कर देने से वो कंपाउंड आया होगा, समझे ना। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा कंपाउंड है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। हाँ, ऑप्शन में छांट सकते हैं क्योंकि इसका n टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन में कहीं दिख जाएगा, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। समझ में आया। तो इंपेरिकल फार्मूला अगर तुम्हारे पास पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली कौन होगा वो नहीं बता सकते, समझे कि नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं इस इंपेरिकल फार्मूला के, इन सब कंपाउंड का जो इंपेरिकल फार्मूला सेम ही होगा। तो एक ड्रॉबैक हो गया यार कि इंपेरिकल फार्मूला पता है लेकिन हमारे पास एक्चुअल फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का उसके बारे में कोई अच्छे से एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे C6H12O6, क्या ये ग्लूकोज, यस ग्लूकोज है ना, इसके बारे में पढ़ना है तुम्हें बाद में। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या मैं बोल सकता हूँ इसका इंपेरिकल फार्मूला, बताओ तुम खुद से बताओ क्या होगा, सोचो। यस, 6 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यही इसका इंपेरिकल फार्मूला है, समझे कि नहीं। यस, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। ओके, तो हम बात कर रहे थे, ये तो एक सही एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा याद आया, तो हम बात कर रहे थे कि भाई एडवांटेज क्या होगा। हाँ, तो एडवांटेज है तो पहले इसको लिख लो, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई एडवांटेज क्या है। अब देखिए डिसएडवांटेज की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एडवांटेज का। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अगर मुझे पता है तो इंपेरिकल फार्मूला मैं बता सकता हूँ। कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। अगर इंपेरिकल फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता सकते एग्जैक्टली, समझ में आया ना, जब तक कि कंपाउंड मेंशन ना हो। वेरी गुड। तो अब एडवांटेज क्या बोलता है कि इंपेरिकल फार्मूला गिव्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। किस रेशियो में है एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, जैसे H2O2 में क्या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 है, मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन 1:1 है। अगर हाइड्रोजन 2 मोल है तो ऑक्सीजन भी 2 मोल है ना, तो 1:1 में है। नंबर की बात हो रही है, मोल्स की बात हो रही है। वहाँ से हम इसका मास में भी बात कर सकते हैं, ये 2 ग्राम होगा तो ये 32 ग्राम होगा, है ना। तो अगर ये मोल्स का रेशियो की बात करूं तो ये मोल्स का रेशियो हो गया, और मास का रेशियो तो 2:32, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 1:16 के रेशियो में हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। जब हमें मोल्स का रेशियो पता चल जाता है तो हम उसके हेल्प से परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकाल लेते हैं। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्राजीन एक कंपाउंड है, हाइड्राजीन आपको भी नहीं पता, चलिए मुझे भी नहीं पता, मान लेते हैं कोई है कंपाउंड, लेकिन डेटा क्या है इसमें दिया हुआ है कि 87.42% नाइट्रोजन है हाइड्राजीन में।
12.58% हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 100% हो जा रहे हैं। हाँ, मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है हाइड्रोजन। उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। निकालना क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये जो भी ऑफ दिस कंपाउंड इफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 32 ग्राम। वेरी गुड, अगर मोलर मास दे दिया है तब तो मजा आ जाने वाला है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सबसे पहले ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करना है। मैं आपको 3 मिनट टाइम देता हूँ। 3 नहीं, चलो 4 मिनट टाइम देता हूँ। इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाए फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब समझते हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो है 87.42% है। वेरी गुड, मतलब बोले ना नाइट्रोजन इतना परसेंट है, इसका मतलब वो मास बता रहा है, अमाउंट की बात हो रही है, वहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है, सीधी बात है ना। गुड। और हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 12.58%। ठीक है, तो हमें क्या, मैं एक सैंपल ले सकता हूँ। वेरी गुड, मान लो एक सैंपल लिया 100 ग्राम का। लेट्स टेक अ सैंपल। देखो 100 ग्राम का भी ले सकते हो, 200 ग्राम का भी ले सकते हो, 1 ग्राम का भी ले सकते हो, लेकिन 100 ग्राम का लूंगा ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, समझे ना। कोई भी ग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब 100 ग्राम सैंपल लिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ नाइट्रोजन इस 100 ग्राम सैंपल में क्या होगा, 87.42। मास ऑफ हाइड्रोजन इस 100 ग्राम सैंपल में क्या होगा, 12.58 ग्राम। ये भी ग्राम GRM। ठीक है ना, ये तो हो गया। तो अगर ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं ना। वेरी गुड, मोल्स ऑफ यहां से ऐसे, मोल्स ऑफ अगर मैं नाइट्रोजन निकालूं तो मोल क्या होता है, गिवन वेट 87.42 अपॉन इसका मोलर वेट जो कि 40 होता है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो निकालूं तो क्या होगा, गिवन वेट 12.58 डिवाइडेड बाई यहाँ पे मोल हाइड्रोजन का 1 होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या मैं दोनों का डिवाइड करूंगा तो मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 87 और मल्टीप्लाइड बाई 12.5। तो ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या आता है, 1:2। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, NH2। समझ में आया ना, NH2 मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे अभी तक नहीं पता है, आगे जो डेटा दिया रहेगा ना उसके हिसाब से जाऊंगा। मतलब ये हुआ कि अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है ना तो उसके हेल्प से हम इंपेरिकल फॉर्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी तो 2 एलिमेंट की चर्चा हो रही है, इसके बाद 3 एलिमेंट का भी चर्चा करूंगा कि उसमें कैसे करते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मोल्स का रेशियो मुझे पता चल गया। ये तो मोल्स के रेशियो से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशियो में कंबाइन है, मास की बात नहीं हो रही है, किस रेशियो में कंबाइन है। देखो 1:2 मतलब 1 नाइट्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है। आई होप समझ में आ गया। अब जो है एक लास्ट जो है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, उसके चलते हम एक्चुअल फार्मूला पे पहुंच जाएंगे। मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 32 ग्राम। वेरी गुड, मतलब जो भी NH2 है इसी में ना N मल्टीप्लाई हो गया होगा, है ना, इसी में N से मल्टीप्लाई हो गया होगा।
बात समझ में आई? तो जो भी है कंपाउंड बना होगा, तो इसी के वेट में ना अगर n से समथिंग मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 32 आ जाएगा। समझे कि नहीं? क्या मैं बोल सकता हूँ NH2 क्या हो गया, 14 2 16, 16 ग्राम, 16 ग्राम NH2 का मास हो गया। अब वही आगे बढ़ने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है या 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होकर जो बनेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बनेगा ना। तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूलर या मोलर मास जो भी है क्या है, 32 ग्राम दिया है। तो n कितना आ गया, N2 आ गया। तो है ना सिंपल, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स NH2। क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला, n टाइम्स NH2 था ना, मतलब 2 टाइम्स NH2, तो N2H4 हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, आपको ये फास्ट ही चलना है, फास्ट चलोगे तभी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया कि इंपेरिकल फार्मूले का यूज क्या है, एडवांटेज क्या है। परसेंटेज कॉम्पोजिशंस के हेल्प से हम मोल का रेशियो निकाल सकते हैं, और उस मोल के रेशियो में समथिंग n मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट दिया हुआ है तो n से उसके वेट से मल्टीप्लाई करने के मोलर वेट जो आ जाएगा मॉलिक्यूल्स का, तो वहाँ से n भी निकाल लिया। तो है ना सिंपल। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इंपेरिकल फार्मूला बताना है। क्वेश्चन क्या है, 7.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास एक है, एक सैंपल है मेरे पास, जिसमें क्या है कि कार्बन जो है उसमें, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 3.6 ग्राम है। ओके, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन जो है ये 0.7 ग्राम है, और नाइट्रोजन जो है 1.4 ग्राम है, और ये 0. इतना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, 1.4 ग्राम हो जाएगा ऑफ नाइट्रोजन, और बाकी जो बचा 7.3 ग्राम में वो है ऑक्सीजन। है कि नहीं? आपको निकालना है ये एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन आसान है, बातों को समझना है कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम करते क्या है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए। आपके पास 5 मिनट टाइम देता हूँ, 5 मिनट, वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, याद रखना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कभी भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। कितना भी गंदा कैलकुलेशन हो, ट्राई करो उसको फास्ट करने का। ठीक है, मेहनत करना है और स्मार्ट तरीके से जाना है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है इंपेरिकल फार्मूला। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा। करना क्या है, देखो इंपेरिकल फार्मूला में एक्चुअली मोल्स का रेशियो निकालते हैं। समझे कि नहीं? मोल्स का रेशियो निकल जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है जो भी कंपाउंड बना है वो, जैसे H2O है, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। समझे क्या? तो मोल्स का रेशियो अगर पता कर लिए ना तो बस काम बन गया इंपेरिकल फार्मूला का। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मुझे 7.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन दिया है, 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है, 0.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया है, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया है। तो निकाल लो ना, ऑक्सीजन जो है कितना है, 7.3 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 3.6 प्लस 0.7 प्लस 1.4। ठीक है, सब सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 7.3। ओके, ये 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, और 2.1 ये 7 हो जाएगा, और ये 2.1 5.6 सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 7 में 7 6, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। ये तो अच्छा वैल्यू आ गया, 1.6 ग्राम। चलो, हमारे पास अब सारे आ गए। सारे मतलब कार्बन जो है
कार्बन कितना है 3.6 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है 0.7 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन कितना है 1.4 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1.7 ग्राम। तो ये सब दिया हुआ है ना भाई, हाँ, तो निकाल लो ना कि सबका मोल कितना है। तो देख रहा है कार्बन का अगर मोल निकालो तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3.6 डिवाइडेड बाई कार्बन का 12 मतलब 0.3 आ जाएगा। कार्बन इतना ही मोल है ना इस कंपाउंड में, यस। तो उसी तरह हाइड्रोजन का मोल निकालना है। तो हाइड्रोजन का मोल क्या हो गया 0.7 अपन हाइड्रोजन का मास गिवन मास या गिवन वेट अपन मोलर मास, तो ये 1 आ गया, मतलब ये 0.7 आया। उसी तरह नाइट्रोजन का मोल निकालोगे तो गिवन वेट कितना है 1.4 अपॉन उसका 14, तो ये 0.1 मोल हो गया इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का प्रेजेंस। उसी तरह ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का अगर मोल निकालूं तो ऑक्सीजन है 1.6 ग्राम है, तो गिवन वेट अपॉन इसका मोलर मास मतलब ये भी 0.1 आ गया। अब हम निकालेंगे रेशियो। क्या मैं बोल सकता हूं कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन जो है, अच्छा अब देखना क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या है 0.3 मतलब 3/10 है ना। अब देखना और हाइड्रोजन क्या है 0.7 7/10 और नाइट्रोजन क्या है 0.1 मतलब 1/10, ऑक्सीजन क्या है 0.1 मतलब 1/10 है ना। ऐसे ही इसी रेशियो में ये है। अब देखो इनको रेशियो कर दो, लेकिन रेशियो भाई नंबर में आता है तो मज़ा आता है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा कार्बन जो है वो 3 हो जाएगा मतलब 3 में आएगा, हाइड्रोजन जो है 7 हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है 1 ही रहेगा और ऑक्सीजन भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, इसका वेट निकालेंगे इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर दिया रहेगा मॉलिक्यूलर वेट जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया है, तब हम जाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला आया हमारे पास, ये आया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन का अप्रोच जो है आई होप आपको समझ में आया, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब इस पे भी चर्चा हो जाए कि भाई इंपेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, तो उनका कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। अगर तुमने अच्छे से सीख लिया है ना, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो तुमको रियलाइज होगा कि भाई आगे क्या करना है, उसके आगे क्या होना चाहिए, समझे कि नहीं। इन स्टेप्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक दिमाग में अगर रखोगे तो और अच्छी बात है। देखो स्टेप क्या है इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने का, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एवरी एलिमेंट, वही तो कर रहे थे, सब एलिमेंट का मोल फाइंड करो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तुम मान लो कि इतने ग्राम सैंपल है, तो इतने ग्राम सैंपल है मान लोगे तो सब कितना कितना ग्राम है, परसेंटेज सब दिया हुआ है, वहाँ से सबका तुम निकाल सकते हो उस सैंपल से कितने कितने ग्राम कौन कौन क्या है, फिर वहाँ से तुम मोल्स निकाल लो। वेरी गुड। दूसरा जो स्टेप है कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, उसके बाद में सबके मोल का रेशियो निकालो, तभी तो ये इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करोगे। अब जब तुमने रेशियो निकालना शुरू किया, फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई रेशियो फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आ गया, जैसे अभी आया था ना 3/10, 7/10, 1/10, 1/10 ऐसे करके, तो उस केस में क्या करना है, देखो रेशियो हमेशा एकदम इंटीग्रल होना चाहिए भाई, 3:4 2 ऐसे 1/10, 1/5 ये सब नहीं रहना चाहिए। तो नीचे जो है ना और ऊपर एक्चुअली सब में ऐसे से मल्टीप्लाई, तो सब में इस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे वाला उड़ जाए समझे कि नहीं, और एक सिंपल रेशियो आ जाए। तो वही तो किया था, तो उससे तुम इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। तो ये स्टेप है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम एक कुछ टर्म्स को सीख लेते हैं जिसका यूज बाद में आने वाला है। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं डेंसिटी आपको बताना चाहूँगा। तो सारी दुनिया जानती है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
देखो डेंसिटी का मतलब ये होता है हाउ क्लोजली पैक्ड है। एक कमरा है, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग और आ गए, है ना, तो कमरे में जो भी मास है ना वो और क्लोज हो गया ना, है कि नहीं। तो हाउ क्लोजली पैक्ड, डेंसिटी का बढ़ना ये हुआ कि सेम स्पेस में अगर मास जो है बढ़ गया, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियसली मास बढ़ गया, तो ज़्यादा डेंस हो गया, समझे ना। उसी तरह देखो ना यहाँ पे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। मोर डेंस मतलब मोर क्लोजली पैक्ड है ना, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक है। लेस डेंस मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़े थोड़े मतलब जो क्लोजली पैक्ड है उसके रेस्पेक्ट में थोड़े दूर पे है ना, वो लेस डेंस हो गया। तो डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो -3 लिख दो, या केजी अपॉन मीटर क्यूब लिख दो। सीजीएस यूनिट होता है ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या ग्राम अपन मिलीलीटर हो जाता है, समझे क्या। तो ये हुआ डेंसिटी, चलो इसका यूनिट होता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे पूछ दे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी किसी के रेस्पेक्ट में बात होगी, मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी दिया हुआ है किसके, किसी दूसरे सब्सटेंस के रिफरेंस में, अपॉन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच इज टेकन एज रिफरेंस, डेंसिटी ऑफ ए रिफरेंस सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस टेकन एज रिफरेंस, मतलब उसके रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा कितना कम रिफरेंस, समझे कि नहीं। तो अब ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये होता है 13.6 इंटू 10⁻³ होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 10⁻3, 4 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। चलो ये डेंसिटी दिया हुआ है और ये भी डेंसिटी दिया हुआ है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 टाइम्स ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रिलेटिव में। हाँ, तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ, इसका रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³, तभी तो 13.6 आएगा ना। यानी जिसके रिलेटिव ले रहा है ना उसको नीचे रखो, उसके डेंसिटी को। जब भी कुछ है ना रिलेटिव की बात आएगी जिसमें कि रेशियो लेना है तो उसको हम नीचे रखेंगे, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है, इसीलिए वो कितना आ गया 13.6, और ये यूनिटलेस होता है। नाम है भले रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन देखो ना डेंसिटी यूनिट होगा, डेंसिटी ये भी वही यूनिट होगा, तो यूनिट अपन यूनिट कैंसिल, मतलब यूनिटलेस हो गया, ये कोई यूनिट नहीं आएगा इसका। डायमेंशनलेस भी हो गया, कोई डायमेंशन नहीं आएगा इसका। बात समझ में आया। हाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है जनरली लोग वाटर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी, जैसे तुम अपना रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना चाहते हो किसके रेस्पेक्ट में, चलो वाटर का मान लिया, मतलब तुम्हारा डेंसिटी, तुम्हारे बॉडी का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, दैट इज 10⁻3। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी 1 हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो डेंसिटी का यूनिट होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। अगर कहीं मेंशन न हो कि भाई रिफरेंस क्या लेना है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो तुम्हें जो है क्या लेना है, वाटर को, वाटर को रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करना है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। देखिए अब हम समझेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो नाम से नहीं डरना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना डेंजर नेम, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रिलेटिव डेंसिटी ही है,
ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा, जैसे इस चौक का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है, तो इस चौक का डेंसिटी अपॉन जिसके भी रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस चौक का डेंसिटी आयरन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो इस चौक का डेंसिटी अपॉन आयरन का डेंसिटी, इस चौक का डेंसिटी एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो इस चौक का डेंसिटी अपॉन एल्युमिनियम का डेंसिटी, इस चौक का डेंसिटी अगर वाटर के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो इस चौक का डेंसिटी अपॉन वाटर का, हनी के रेस्पेक्ट में तो इस चौक का डेंसिटी अपॉन हनी का डेंसिटी। समझ में आ गया ना? हाँ, तो वो रिलेटिव डेंसिटी जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना हो। हाँ, लेकिन ये भी एक टाइप का रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन इसमें फिक्स है। इसमें क्या है, फिक्स है कि वाटर के रेस्पेक्ट में होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जिसका हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज लिक्विड। एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सॉलिड एंड लिक्विड का फाइंड करते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो वाटर का होता है ना वो हाईएस्ट होता है। 4 डिग्री से कम पे डेंसिटी कम होने लगता है, आगे टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी डेंसिटी कम होने लगता है, ठीक है। 4 डिग्री पे हाईएस्ट होता है। इसकी चर्चा जब समय आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोमस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं सर्वाइव कर जाते हैं इतने ठंड में, समझे कि नहीं। इसका मतलब एप्लीकेशन की बात करूँ तो बाद में पढ़ेंगे जब समय आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये भी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। क्या रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमेशा? तो नहीं, किसी केस में हो सकता है कि नहीं, यस हो सकता है। जब रिलेटिव डेंसिटी में किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, वाटर के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बात मत भूलना, बहुत बार बार काम आने वाला है। जिसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके रेफरेंस में लिया जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है, जिसके रिलेटिव में लिया जाता है, तो इन सब टर्म्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसी से। नाउ आई होप स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वेपर डेंसिटी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने डेंसिटी देखा, फिर रिलेटिव डेंसिटी देखा, उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिटलेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब ये सब समझने के बाद अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, दैट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये मत भूलना। वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक्चुअली इसको कैपिटल V.D से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। देखो जरा ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए गैस, ये क्या होता है, अगर किसी भी गैस का, जैसे ऑक्सीजन हो गया या नियन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर गैस का हम फाइंड करना चाहते हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है। पहले पर्टिकुलर फिर मिक्सचर सब देखने वाले हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर गैस का फाइंड करना चाहते हैं क्या, वेपर डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ substance, density of gas as at certain temperature and pressure, है ना। किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर अगर मेंटेन किया हुआ है तो उस समय गैस का क्या डेंसिटी है, ओके, अपॉन उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वेरी नहीं करना चाहिए, फिक्स है। तो डेंसिटी ऑफ ए गैस, किसी पर्टिकुलर गैस का डेंसिटी किसी खास टेम्परेचर खास प्रेशर पे, नाउ अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर,
समझे कि नहीं, ये वेपर डेंसिटी होता है। तो वेपर डेंसिटी किसके रिलेटिव होता है, हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव, ठीक है, डेंसिटी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं और बहुत ही आसान आएगा, उसको रट लेना क्या, समझ तो गए ही हो, याद कर लेना। देखो मैंने क्या बोला था, PV इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। अब इसको तो सब कोई जानता है ना, बच्चा जानता है कि भाई ये आइडियल गैस इक्वेशन है। कलर थोड़ा चेंज करें, ओके। नाउ अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूं, और मॉडिफिकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आने वाला है आप उसको याद करना, है ना, कभी मत भूलना, इसको और उसको साथ में याद रखना है। देखना कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर जो है इसको ऐसे ही रखता हूं और वॉल्यूम को भी ऐसे ही रखता हूं। मोल को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है कि नहीं। तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, यस मोलर वेट इनटू RT लिख सकता हूं, सिर्फ इसको चेंज किया मैंने। या अब देखना जरा, मोलर वेट को इधर लिखा PM, और वेट अपॉन मतलब गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम, गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। अरे भाई इसको नहीं पहचानते हो क्या, हाँ यही तो डेंसिटी है ना, यस। अब ये जो इक्वेशन है PM इक्वल टू डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे, याद रखना। आज के बाद डेंसिटी को जनरली तुम रो से डिनोट करना, D से भी कर सकते हो, लेकिन बुक्स वगैरह में या आगे पढ़ने वाले हो तो हम जनरली रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं। चलो इनटू RT, मतलब जो इक्वेशन PV इक्वल टू nRT था उसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, PM इक्वल टू रो RT। ये गैसीय सब्सटेंस के लिए है, ये भी गैसीय सब्सटेंस के लिए, आइडियल गैस के लिए, ये भी आइडियल गैस के लिए। ये क्या है, M क्या है, मोलर मास है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब ये पता है मुझे, वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या मैं ये टर्म इक्वल टू PM अपॉन RT लिख सकता हूँ, P अपॉन M, ये PM अपॉन RT, डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो उस गैस का ये क्या है, ये मोलर मास है, ठीक है, तो पर्टिकुलर गैस है उसका, अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर सेम होगा। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो भी है या मोलर मास है, ये M1 लिख दो अपॉन, अच्छा हाइड्रोजन गैस, वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें मोलर मास क्या हो जाएगा, H2 गैस का 2 हो जाएगा, P इंटू 2 अपॉन RT, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, R भी वही, सिर्फ ऊपर वाले गैस का मोलर मास आ जाएगा और नीचे वाले में नीचे का आ जाएगा, और नीचे का किसके रेफरेंस में लिया है, हाइड्रोजन गैस के रेफरेंस में लिया है, तो उसको 2 रख दिया ना, तो सब कट जाएंगे, ये क्या बचा, वेपर डेंसिटी जो होता है किसी भी गैस का, उस गैस का मोलर मास, ऐसे लिख सकते हो, मोलर मास अपॉन 2, ऐसे, है ना। तो याद रखना, भूलना मत, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, ठीक है। तुम नीचे उसके लिख लो, मोलर मास इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस जो एक्चुअली गैसियस सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है, वो 2 इंटू उसका वेपर डेंसिटी, है ना। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, इस फॉर्म में याद रखना, भूलना मत। समझ में आ गया, वेपर डेंसिटी समझ में आया, बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, ट्राई करना है, ठीक है। आपके पास 3 मिनट टाइम है, आप इसको ट्राई कीजिए, फिर पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अ गैसियस सैंपल कंटेन 2 मोल्स ऑफ N2O4, ठीक है। तो डेटा जो दिया है उसको जल्दी लिख देते हैं। N2O4 की अगर मैं बात करूं तो क्या है,
2 मोल्स है ना, और NO2 जो है वो क्या है 3 मोल्स है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों मिक्स नहीं करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं होगा, किसी सैंपल में है। अब जो है, अब क्या बात आ गई, हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ऐसे फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अ गैसियस सैंपल कंटेन 2 मोल्स ऑफ N2O4। एक गैसियस सैंपल है जिसमें N2O4 क्या है 2 मोल है, एंड 3 मोल्स ऑफ NO2, और NO2 कितना है 3 मोल्स है। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब इस सैंपल में जो N2O4 और NO2 है, तो वेपर डेंसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेपर डेंसिटी। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, 3 मिनट टाइम है, और फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए सीखते हैं कि भाई ये क्या होता है, इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा। देखिए, इसके 2 मेथड है सॉल्व करने का। जैसे एवरेज, याद है, एवरेज एटॉमिक वेट निकालते थे, है कि नहीं, M1N1 प्लस M2N2, मतलब कोई मोलर मास, एवरेज मोलर मास निकालते हैं ना मिक्सचर का, M1N1, मतलब ये जो है किसी एक गैस का मोलर मास है और वो इतना मोल है, N1 मोल है। कोई दूसरा गैस है, उसका ये मोलर मास है और वो टोटल N2 मोल है। तो ऐसे से हिसाब कर कर अपन टोटल मोल्स से N1 प्लस N2 ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आता है, एवरेज मोलर मास, मोलर मास एवरेज। तो आई होप ये आपको समझ में आया था कि भाई एवरेज मोलर मास ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज मतलब टोटल मास अपन मोल्स, हो गया ना, बस, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि भाई N2O4 और NO2 में वेपर डेंसिटी। तो जो भी वेपर डेंसिटी मिक्सचर में आया होगा, इसके चलते आया होगा N2O4 के, क्या आया होगा, सबसे पहले N2O4 का अगर मैं मोलर मास बोलूं, मोलर मास कितना होगा N2O4 का मोलर मास, बताइए। 16 चौका 64, 64 और 14 दूना 28, ठीक है। 8 4 92, ये हो जाएगा 92 हो गया। N2O4 का मोलर मास 92 ग्राम हो गया, ग्राम लिख सकता हूँ, मतलब ओके। बाकी आप समझदार है, समझ रहे हैं। उसके बाद में NO2 का अगर मैं मोलर मास निकालूं तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और 32 4 36 46, 96 ग्राम आ गया। वेरी गुड, इसका मोलर मास आ गया, इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। तो मुझे निकालना है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या आया था, मोलर मास बाई 2, यही फॉर्मूला आया था ना, वेरी गुड। लेकिन यहाँ तो मिक्सचर है, तो इस बार मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिख देंगे, सिंपल सी बात है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिख देंगे, क्योंकि मिक्सचर की बात हो रही है, मिक्सचर की बात नहीं होती तो सिर्फ मोलर मास लिख देते किसी एक गैस का, है कि नहीं। ओके, वेपर डेंसिटी मिक्सचर का पहले मोलर मास कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 92 इंटू कितना 2 प्लस 46 इंटू कितना 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, है ना। अब इसी को ना 2 से डिवाइड करना है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है कि नहीं। चलो अब आसान हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। वो कितना 3 6 18, 3 6 12 1 13, है ना। 8 4 12, 8 3 11 1, 8 4 12, 8 3 11 1 12 1 2 300 अपॉन 10, मतलब 32.2 आ रहा है। यस, इसका वेपर डेंसिटी आ रहा है इस मिक्सचर का 32.2। आ गया समझ में, आसान है ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मेथड 1 था, एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर मोलर जैसे मोल्स होता है ना, हाँ, तो उसका मोलर मास, एवरेज मोलर मास क्या होता है, M1N1 M2N2 अपन सारे ऐड करो अपन टोटल मोल्स। उसी तरह एवरेज जो है
एवरेज वेपर डेंसिटी को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि N1 VD1 प्लस N2 VD2 ऐसे अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2 सिमिलर, ऐसे ही कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सोचो, ऐसे ही लिख सकते हैं। जिस तरह से एवरेज मोलर मास निकाला था उसी तरह एवरेज वेपर डेंसिटी निकाल लूंगा। वेरी गुड। अब देखना जरा ध्यान से, N1 सेम रिजल्ट आएगा। N1 पहले वेपर डेंसिटी फाइंड करो किसका, पहले मुझे वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 चाहिए। N2O4 का मोलर मास 92 अपॉन 2 मतलब 46 आ गया। ठीक है, ये वेपर डेंसिटी किसका आ गया, N2O4 का। अब मुझे वेपर डेंसिटी किसका चाहिए, NO2 का चाहिए। वेरी गुड। सो NO2 का मोलर मास क्या हो जाएगा, 32 कितना आया था, 46 आया था ना। वेरी गुड। 46 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 23 आ गया। तो एक का ये जो VD1 है ना वो आ गया 46, ये जो VD2 है ना ये आ गया 23। फिर वही काम कर लेंगे और आंसर ला देंगे। किधर करूँ किधर करूँ किधर करूँ, चलो यहाँ एक छोटा सा जगह क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। चलो ध्यान से सुनो, तो वही VD1 मतलब 46 इंटू 3, सॉरी 2 है ना मोल्स, यस 2 मोल है, प्लस कितना 23 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल 3 + 2 5 आ जाएगा। चलो देखते हैं, 46 इंटू 2 92 और प्लस 23 इंटू 3 3 तिहाई 9 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 5 9 2 11 9 2 11 9 6 15 1 16 और अपॉन 5 5 तिहाई 15 1 5 दूना 10 32 फिर 2 बचे है 32.2 आ रहा है। यस सेम रिजल्ट आया, समझे क्या। तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। दोनों तरह से आ गया, एक्चुअली दोनों एक ही बात है दोनों एक ही बात है। अच्छे से अगर समझ गए हो तो समझ सकते हो। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी हो गया हमारा, क्वेश्चन कर लिया हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ N2O4 एंड NO2 इज 27.6। ठीक है, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ NO2। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ NO2। वेरी गुड। अब मोल परसेंट निकालना है, NO2 का कितना है, मास परसेंटेज निकालना है। चलो कोई बात नहीं, तो मान लेता हूँ कि ये दोनों का मिक्सचर जो है ना 1 मोल। लेट N2O4 प्लस NO2 इन दोनों का साथ में मिक्सचर क्या है 1 मोल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि इस 1 मोल में N2O4 का अमाउंट अगर x है, x मोल है, N2O4 अगर x मोल है तो ऑटोमेटिकली NO2 क्या हो जाएगा 1 - x मोल हो जाएगा। आई बात समझ में। वेरी गुड। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास मोल है तो इनका क्या निकालेंगे, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन 2, और चूंकि यहाँ मिक्सचर है तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2। चलो ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेपर डेंसिटी जो भी फॉर्मूला में से आएगा वो कितना आएगा 27.6 आएगा। ये बात समझ में आई। वेरी गुड, 27.6 आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा। चलिए N2O4 कितना है, N2O4 x मोल है तो x इंटू इसका 16 चौका 64 28 92, हाँ आया तो था 92, x इंटू 92 प्लस उसके बाद में 1 - x इंटू NO2 16 दूना 32 और ये वही आ गया 32 46 और डिवाइडेड बाई 2। समझे क्या, यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो x फाइंड कर लेना, जो भी x आएगा वहाँ से x जो होगा N2O4 कितना मोल्स एक्चुअली में है और NO2 1 में से x घटा देना
तो इसका मोल पता चल गया, इसका भी मोल पता चल गया। तो क्या पूछा है, मोल परसेंटेज ऑफ NO2। अरे मोल परसेंटेज ऑफ क्या करोगे, जो भी आएगा अपन 1 × 100, क्योंकि ओवरऑल मोल जो है दोनों मिलकर 1 ही है ना। हाँ तो वो कर लेना। दूसरा मास परसेंटेज ऑफ NO2। तो मास परसेंटेज के लिए पहले देखो कि सैंपल अगर 1 मोल है, उसमें ये इसका मोल दिया हुआ है, इसका मोल दिया है, तो इसका मोल अगर निकला है ना x का, तो इसका मास फाइंड करो। फिर 1 - x निकाल कर इसका मोल निकालो, फिर इसका मास फाइंड करो, दोनों के मास को ऐड करो और उसको डिनोमिनेटर में रखो। ठीक है, और किसका परसेंटेज निकालना है, NO2 का, तो यहाँ पे मास ऑफ NO2 लिख दो। और वो कहाँ से आएगा, इसके मोल फाइंड करने के बाद आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा मोल, है ना। मोल इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपन मोलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास मोलर मास हो जाएगा। तो कर देना × 100 कर देना, तो इसका भी परसेंटेज आ जाएगा और इसका भी परसेंटेज, इसका भी फाइंड कर सकते हो, N2O4 का भी वैसे ही फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से सोचो ना, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है। तो क्वेश्चन जब भी आए तो उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। इस पे आप 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जितना भी लगाना है लगाओ, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। तो आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैं अब देने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके हाँ, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ़ एनी एलिमेंट x जिसका एटॉमिक नंबर z है और इसका मास नंबर x है, ठीक है, कॉन्टेन 2 आइसोटॉप्स, x जिसका एटॉमिक नंबर z है लेकिन मास नंबर A1 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर वही रहेगा क्योंकि आइसोटॉप्स की बात हो रही है, और मास नंबर कुछ अलग है, A2 है। चलिए ठीक है, प्रूव दैट परसेंटेज ऑफ A1 इन द मिक्सचर, इस मिक्सचर में अगर मैं A1 की बात करूँ, A1 तो कितना परसेंट होगा, 100 × एवरेज मोलर मास इन दोनों का, माइनस M2 इसका मोलर मास, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन M1 - M2। ठीक, ये प्रूफ करना है हमें। चलो प्रूफ करते हैं। क्या बोलूँ कि मान लेता हूँ कि A1 जो है ना, ये x टोटल मोल्स, पहले मानना होता है टोटल मोल्स, तो क्या मैं टोटल मोल्स 100 मान सकता हूँ, लेट टोटल मोल्स इक्वल टू 100 मान लिया अपने से, ऐसे ही मान लिया, ठीक है। अगर मैं टोटल मोल 100 मान लेता हूँ तो A1 अगर x माना, A1 ही तो फाइंड करना है ना, A1 का परसेंटेज, तो उसी को x मानो ना, A2 को मत मानो, इससे डायरेक्ट x आ जाएगा, समझे क्या, नहीं तो A2 को x मानोगे तो फिर तुम्हें 100 - x करना पड़ेगा A1 फाइंड करने के लिए, इसलिए A1 को x मानो, x मोल्स, उस हिसाब से A2 क्या हो गया, 100 - x मोल्स हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो अब मैं बोल सकता हूँ एवरेज मोलर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा M1 × x, इसका मोलर मास × x लिख दूंगा। A1 इसलिए नहीं लिखा हूँ, मास नंबर है, मास नहीं है, मोलर मास नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे M1 यूज करूंगा, ठीक है। उसने भी आंसर में जो है वही प्रूफ करने के बोला है, M1। ये A1 A2 क्या है, मास नंबर है, मास नंबर और एक्चुअल मास, मोलर मास में फर्क होता है। M1 x यहाँ पे लिख दिया, M2 × 100 - x लिख दिया, ठीक है। M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 + N2, दोनों मोल्स को ये 100 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलो मल्टीप्लाई करो, 100 M ABG इक्वल टू M1 x प्लस M2 × 100 माइनस M2x हो जाएगा, है ना। अब राइट साइड देखो, x कॉमन ले लो क्योंकि x को फाइंड करना है, तो बचा क्या, M1 - M2 और प्लस जो M2 100 आता है इधर ला दो, तो 100 में से M ABJ माइनस M2 कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया कितना, 100 × M ABJ अपॉन M2 डिवाइडेड बाई M1 - M2, आ गया ना आंसर, वेरी सिंपल। देखो कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तो आप वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ा रहे थे। अरे भाई वेपर डेंसिटी का जहाँ यूज है वहाँ करेंगे ना,
क्वेश्चन देखने से क्या लगता है वेपर डेंसिटी का यूज होने वाला है क्या है? नहीं, समझे ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रांगली अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जो दिया हो उसका रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो, ठीक है। वेरी गुड। तो ये रहा आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नया टॉपिक जो कि हम लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो होने वाला है स्टोकियोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो मिस मत करना, समझे ना। स्टोकियोमेट्री मतलब बैकबोन है ये मोल कॉन्सेप्ट का। तो अब जो है एक्चुअल मोल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तो सब लल्लू पल्लू खेल चल रहा था, ठीक है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू पल्लू का मतलब ये नहीं कि नेगलेक्ट कर दिया, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो आने वाला है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।